नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ हिंद और मैं हूं आपके साथ प्रशांत मिश्रा। पिछले दिनों एक ऐसी विधेयक पास हुई है जिसको लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही है। विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक किसानों के हित में नहीं है और पूर्णतः तरीके से गैर संवैधानिक है। वहीं भाजपा का कहना है कि ये विधेयक किसानों के हित में है और पूरी तरह से संवैधानिक है। इस विधेयक को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही है और कई जगह तो आंदोलन भी हो रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस चर्चे में। आज की चर्चा हमारी वन नेशन वन मार्केट, जिसमें बात करने के लिए हमारे साथ दिवाकर कुमार द्विवेदी, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष पश्चिमी चंपारण, प्रांजल चतुर्वेदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और ऋतिकेश पांडे जी। स्वागत है आप सभी का आज के इस चर्चे में। सबसे पहले दिवाकर जी, आपसे मेरी प्रश्न रहेगी कि ये जो बिल पे इतना विरोध हुआ है कांग्रेस का, यही बिल जब कांग्रेस लाना चाहती थी उस समय तो कोई विरोध नहीं हुआ, फिर आज इस बात पे क्यों विरोध हो रहा है? सभी दर्शकों को और साथ में आपको भी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न को थोड़ा सा सही कीजिए। कांग्रेस जो है ऐसी बिल नहीं ला रही थी जिसमें मंडियों को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस का कोई ऐसा बिल नहीं था जिसमें एमएसपी को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस का कोई ऐसा बिल नहीं था जिसमें विरोध करने पे किसानों पे लाठियां चलाई जाए। इसलिए ये जो आपका कहना है कि कांग्रेस ऐसी बिल लेके आ रही थी, एक कतई किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हाँ, कांग्रेस संशोधन जरूर करना चाहती थी। वो स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है 2006 का, उस पर जरूर चर्चा करके किसानों के हित में बिल लाना चाहती थी। लेकिन पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व के गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी ने उसका विरोध भी किया था। और वही मोदी जी एमएसपी को लागू करने के लिए और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, एक तरीके से कहा जा सकता है उसको विकसित करने के लिए, उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र भी लिखा था। तो उस समय उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन आज उन्होंने एमएसपी को समाप्त कर रहे हैं। तो जो बीजेपी की दोहरी राजनीति है ना, इसी से हम सबको को दिखा। हमें क्या दिक्कत है? इस देश के सभी किसानों का समस्या है, तभी तो लाठियां चल रही है रोडों पे सर। जी, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपका कहना है कि ये कांग्रेस कुछ और करना चाहती थी, इस बिल को संशोधन करके लाना चाहती थी। अगर कोई किसान घर से ही अपना अनाज बेच सकता है या खेत से ही, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? सर, वास्तविक बात यह है कि किसानों की जो स्थिति है देश में ना, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। मैं एक छात्र राजनीति करता हूं, मैं एनएसयूआई से आता हूं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से। मैं कांग्रेस का विंग हूं, लेकिन मैं छात्रों और किसानों के हित में जरूर बात करूंगा जहां भी स्थितियां हो। तो देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो मूल रूप से किसानों की समस्या शायद नहीं जान पाती है। इसीलिए वो सदन में बैठ के और एसी में बैठ के अलग अलग कानून पास करती है। स्थिति देश में किसानों की है सर कि पैर में चप्पल नहीं होते हैं, सर पे पगड़ी नहीं होते हैं। और उस किसान से आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो एंड्रॉयड फोन लेके और ऐप डाउनलोड करके अपने अनाज को बेचे और वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले और बातें करे। ये सारी काल्पनिक बातें जिसे सिर्फ सदन में बीजेपी द्वारा किया जा सकता है, किसी दूसरे द्वारा नहीं। आप गांव में आके स्थिति को देखिए, अनाज बेचने में क्या परेशानियां आती है। जो एक साहूकार जो होते हैं वो जो रेट फिक्स कर देते हैं, उसी रेट पे बेचना होता है। एक मंडी है जहां पे दो चार साहूकार एक साथ मिलकर बोली लगाते हैं और कुछ महंगे पैसे में बेचते हैं। उस मंडी को आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आप मंडी प्रथा क्यों हटाना चाहते हैं? आप एमएसपी पे क्यों नहीं टिके हुए हैं? सिर्फ दो प्रश्नों का उत्तर चाहिए, अगर बीजेपी या एपीबीपी या उसके किसी भी संगठन से कोई कार्यकर्ता जुड़ा हो तो। ठीक है। चतुर्वेदी जी, आपका क्या कहना है? आज ये कह रहे हैं कि किसानों के पास पगड़ी नहीं होती है, किसानों के पास चप्पल नहीं होती है। उस हालत में किसान अपनी जो अनाज है वो घर से कैसे बेच सकता है, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर किसान साक्षर नहीं है। उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप? एक 1 सेकंड सर, एक बात कैलकुलेट करना चाहता हूं। भारत में जो साक्षरता दर है, ठीक है, आपको उसमें भी ग्रामीण साक्षरता दर है, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल होगी इस बारे में। पहले ये इस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जरूर उस पर बात करेंगे। जी चतुर्वेदी। देखिए दिवाकर जी की, प्रशांत जी, दिवाकर जी की बेबाकी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि दिवाकर जी ने ये कहा कि कोई भी पार्टी किसानों के हित की चिंता नहीं करती। उसमें मैंने ऐसा नहीं बोला, शायद आप
आप शब्दों को मोड़ तो नहीं, ऐसा मैंने नहीं, मैंने ये बोला कि राजनीतिक पार्टियां पूर्ण रूप से इस बात को नहीं जानती है कि किसानों की क्या समस्या है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। बिल्कुल ठीक बात दिवाकर जी। दिवाकर जी ने यह भी बड़ा निष्पक्ष एनालिसिस किया कि किसानों के पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए और साक्षरता की कमी है। लंबे समय तक दिवाकर जी की सरकार रही है केंद्र में और अन्य प्रदेशों में, तो ये भी एनालिसिस बड़ा सही था। तो अब हकीकत पे आते हैं, जमीनी धरातल पे आते हैं। करीब 56% व्यक्ति इस देश के 56% आबादी कृषि गतिविधियों में संलिप्त है और 56% आबादी कृषि गतिविधियों में संलिप्त होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में योगदान 18% से कम का करती है और किसानों में शिक्षा की अत्यधिक कमी है। इस स्थिति में अगर हम ये कल्पना करें, ये परिकल्पना करें कि किसान ऐप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके अपने उत्पाद को बेच पाएगा, तो ये काफी न्यायपूर्ण नहीं होगा। अब इसके दूसरे भाग पे आते हैं। ये बात कही गई कि मंडियों को समाप्त किया जा रहा है, ये बात कही गई कि मंडियों को समाप्त किया जा रहा है और अन्य प्रकार की बातें कही गई कि एमएसपी को समाप्त किया जा रहा है। मंडियों को समाप्त किए जाने पे अभी तक कोई विचार नहीं है। मेरे पास, मेरे हाथ में ये बिल है और मैं इस बिल को काफी लंबे समय से काफी इसका गहन अध्ययन कर रहा हूं और ये पार्लियामेंट्री समरी एनालिसिस मैं दोनों को साथ लेकर के बैठ के पढ़ रहा हूं। कहीं पर यह बात नहीं है कि मंडियों को समाप्त किया जाएगा। और एमएसपी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, प्रधानमंत्री ने स्वतः कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समाप्त करने पे अभी कोई विचार हमारा ऐसा नहीं है और हम इसको बिल्कुल करने नहीं जा रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। किसानों में भ्रम की स्थिति है। किसान वास्तव में यह समझ नहीं पा रहा है कि हम किस लिए विरोध करें। वास्तव में अगर किसी को विरोध करना चाहिए तो बिचौलियों को, बिचौलियों से कोई नकारात्मक शब्द मैं इसको नहीं मानता। मैं अरणियों की बात कर रहा हूं जो मंडियों में किसानों के उत्पादों को बोली लगाते हैं, खरीदते हैं। मूल समस्या वहां से आ जाती है जब अरणियों में एक नेक्सस हो जाता है। वो कम दामों पे किसानों के उत्पाद को खरीदते हैं और अधिक दामों पे ले जाकर के, बोली लगने के बाद उसको अधिक दामों पे ले जाकर के बेचते हैं। जब वो एक कर्टेल फॉर्म कर लेते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे, इतने में नहीं खरीदेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हमको मिलकर के किसान के उत्पाद में हमें कमियां निकालनी है, ये सड़ा हुआ है, इसमें ये समस्या है, इसमें ये, जब इस प्रकार की गतिविधियां होने लगती हैं तो किसानों को उनके उत्पाद का कम दाम मिलता है, जबकि मूल फायदा बीच के अरड़िए उठा ले जाते हैं। यहां से यह समस्या उत्पन्न हुई। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेकंड चाहिए मुझे प्रशांत भाई, 30 सेकंड। जी बिल्कुल, आपको 30 सेकंड की बात है, पहले इनको बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद जरूर आपको 30 सेकंड मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, अगर वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अप्लाई हो जाती है, ये बेसिकली गवर्नमेंट अमेरिकन और यूरोपियन मॉडल पे इसको लागू करना चाहती है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लागू हुआ, कितना सक्सेसफुल रहा, कितना फेल्योर हुआ, जितना सक्सेसफुल एक्सपेक्टेड था उतना सक्सेसफुल प्रूव नहीं हो पाया। तो ये इसकी स्थिति है। हाँ, मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो सदन में बिल रखना, उस पर चर्चा करना, डिबेट करना, डिबेट करने के बाद कमियां दूर करना, कमियों को दूर करने के बाद बिल को पास करना, ये पूरा जो एक क्रम था, इसको कहीं ना कहीं करंट एनडीए गवर्नमेंट ने सबोटाज कर दिया, साइडलाइन कर दिया। कहीं इस पूरे प्रोसीजर को, इस डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म को, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जिससे मुझे खासी नाराजगी है। ऐसा मेरा कंटेंशन है। जी रतिकेश जी, जी दिवाकर जी, सर बस 25 सेकंड में मैं कैलकुलेट कर लूं। जैसे कि प्रांजल जी ने बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा, कितना अच्छा शब्द इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा। माननीय, और मैं आपको याद दिला दूं, भारत के यही वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था कि इस देश में 15 लाख आएंगे, सारे जनता को कलाधन ला के दिया जाएगा। इस देश में किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू किया जाएगा, सबको 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। इसलिए इन सारे जुमलों से देश की जो जनता है वो पिछले 2014 से जानती है कि प्रधानमंत्री कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं।
अब समस्या जी इस जी बात की जी है कि सर, ना उस ये बारे में वन सेकंड सर, वन सेकंड प्लीज। ये ना नोटबंदी है और ये ना जीएसटी है, ये किसानों की बात है। और जहां तक आपने मंडी की बात की कि मंडी खत्म नहीं किया जा रहा है, सर मंडी वैसा ही खत्म किया जा रहा है जिस तरीके से जियो को लॉन्च करके और बीएसएनएल को समाप्त कर दिया गया। आपको क्या समस्या है कि जो सर आपने, ये बातें सर वन निराधार है सेकंड, सर, इस बारे में। नहीं निराधार नहीं है सर। मैं एक लाइन में इस बात को समाप्त करूंगा कि प्रधानमंत्री जो बातें आके ट्विटर पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, इस बात को एक लाइन में उस अध्यादेश में जोड़ देने में क्या दिक्कत है कि हाँ एमएसपी से अगर कम मूल्य में कोई भी साहूकार खरीदारी करेगा तो उसे जेल होगा, उसको इंडियन पिनल कोड के तहत सजा दी जाएगी। इस बात को क्यों नहीं बोला जा रहा है अध्यादेश में? इसका मतलब यह है कि जो भी वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, इसके मन में कहीं ना कहीं किसानों को लेकर खोट है। आप अपने संगठन से जुड़े जी हुए लोगों को जो आप जी आप उसको ठीक है नहीं समझा दिवाकर पा जी, रहे हैं सर। क्या क्या जी बातें आप लोग दिवाकर कर रहे जी, हैं? निराधार बातें हो रही है। जी जी दिवाकर जी, अब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहले इसके बाद मैं ऋतिकेश जी से पूछना चाहूंगा कि ऋतिकेश जी, इनका कहना है कि इनको पीएम पे भरोसा नहीं है, इनको जो बातें लिखी है उस पर भरोसा नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये सवाल दिवाकर जी का मुझसे था। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इन मुद्दों से प्रधानमंत्री ने ये कहा 15 लाख और इस तमाम मुद्दों से डील करना भाजपा के प्रवक्ता का काम है, मेरा नहीं है। मैं फैक्ट्स और प्रूफ जो कि वास्तविकता इस केस में, इस सिचुएशन में थी, मैं केवल उसको प्रेजेंट कर रहा था। नहीं जी सर, जी मैं जी आपको बताना ठीक है चाह रहा ऋतिकेश। हूं कि शायद आप इस बात को भूल रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री दिवाकर जुमलेबाज हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक होने के बावजूद भी इस बात को अगर आप भूल रहे हैं, ये बात याद दिलाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए कि मैं छात्रों की लड़ाई लड़ता हूं, मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं आपके साथ बैठ के। ये याद दिलाना मेरा काम है और मैं दिवाकर जी, प्रतिदिन याद दिलाऊंगा। ऋतिकेश जी, बिल्कुल। दिवाकर जी की बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रशांत जी, से आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही हेलो। है, अपनी बातों को रखें। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। दिवाकर जी ने कहा कि दिवाकर ने कहा किसान हूँ, जरूरी है इन्हीं की रुख हो जाए, वह दूर नहीं जो विश्व बन जाएगा। मैं बात कहना चाहूंगा कि जिस बार इन्होंने कहा फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बदलाव की क्रांति नहीं आती, ठीक प्रकार से बैठ के बातें करने से बदलाव नहीं है। अब हम बात आते हैं कृषि अध्यादेश की जो इन्होंने बात की। देखिए किसी भी अध्यादेश या किसी भी नियमावली का अनुपालन तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक इस नियमावली को लाने में या अध्यादेश को लाने में बिल्कुल सावधानी नहीं बरती गई हो या पूर्व की तैयारियां नहीं की गई हो। इस अध्यादेश के अनुसार भंडारण की व्यवस्था उचित रखनी है। जिस देश में स्कूल में बैठने की व्यवस्था न हो, पीने की पानी की व्यवस्था न हो, बिजली की व्यवस्था न हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं सर, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। कई बार जुमलेबाजी में लोग कह जाते हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। उस देश में इस नियमावली का अनुपालन तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकता है जब तक सरकारी तबका और साथ में सरकार का जी जी साथ न हो। अब प्रांजल कही जी जी कि लोगों में भ्रम किसकी है। देखिए सर, सरकार की जिम्मेदारी है उस भ्रम को दूर करना। इसलिए कह रहा हूं, बंदी के दौरान भी जनता बात को समझ पाई। आज तक जनता जीएसटी को ठीक ढंग से नहीं समझ पाई है। कल मैं एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में एड देख रहा था कि कृषि अध्यादेश पे क्या क्या भ्रांति फैलाई गई है। भाई साहब, आज भी हमारे देश का किसान पढ़ा लिखा तो है, ठीक है। इतना पढ़ा लिखा नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े। शांत जी। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है जी। प्रशांत जी, मैं बोल सकता हूं? चतुर्वेदी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए दिवाकर जी, बोलिए। सर, इन्होंने 2-3 शब्द का प्रयोग किया। एक तो बीजेपी की 3 शब्द प्रमुख है, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद और मंदिर। इन सब बातों से हटके इन्होंने विश्व गुरु शब्द का प्रयोग किया। अभी
मैं सिर्फ दो बातें इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके साथ काम करने वाले आपके सबसे पुराने जो मित्र हैं अकाली दल, उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा? पहली प्रश्न। दूसरी प्रश्न कि आपने अध्यादेश की चर्चा किया। भारत के इतिहास में शायद हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ हो कि ध्वनि मत द्वारा राज्यसभा में किसानों के हित की बिल को पास किया गया। अरे भाई साहब, एक चीन और पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए बिल नहीं था कि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, राजद और तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां कह रही थी कि नहीं, आप अपने जमीन को दे दीजिए चीन और पाकिस्तान को, आप युद्ध मत कीजिए, ताकि बीजेपी सरकार मुसीबत में आके ध्वनि मत द्वारा बिल को पास किया। ये स्पष्ट रूप से ध्वनि मत से पास किया गया बिल से स्पष्ट होता है। 1 सेकंड सर, कल फाइनल होने दीजिए इसको। ध्वनि मत से पास किया गया बिल से स्पष्ट होता है कि आप देश के किसानों को ये समझाने में असफल हैं, अपने साथ जुड़े हुए जितने भी राजनीतिक पार्टियां, आप उसको समझाने में असफल है कि आखिर ये बिल क्या है। जैसे जीएसटी असफल है, उसी प्रकार ये बिल है। जहां तक भंडारण की बात है सर, इनको याद दिला दीजिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता है मेरे माननीय मित्र, उनको कि 2014 से लेकर 2017 तक क्या आंकड़ा है। सर वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। अच्छा सॉरी, दिवाकर जी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ओ थैंक यू, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। वो किसी दिन आएंगे तो जरूर आपको उनसे बात करने का मौका दिया जाएगा। जी सर, जी सर। 2014 से लेकर 2017 तक सिर्फ 6% कृषि पे बीजेपी सरकार खर्च किया है। वहीं कांग्रेस की सरकार सर 2009 से लेकर 2014 तक 17.6% खर्च किया था। और जहां तक खाद्यान्न सुरक्षा की बात है, इन्होंने भंडारण की बात किया, तो जीडीपी का सिर्फ 1%, जीडीपी का सिर्फ 1% खाद्यान्न सुरक्षा पर खर्च किया गया। और जहां तक रोटी और रोजगार की बात है सर, तो रघुवर सरकार में झारखंड में एक बच्ची रोटी के लिए तड़प के मर गई, और आप उद्योगपतियों के हाथ इस देश के किसानों को बेचना चाहते हैं कि ताकि जब हमारी बहन की शादी हो, हमारी बेटी की शादी हो, हमारे पिता को दवा लाना हो, तो मैं जाऊं उससे बात करने की, सर पैसा दोगे या नहीं, और बिचौलिया बीच में बोलेंगे कि तुम्हारे कुर्ते और पगड़ी से बदबू आ रहा है इसलिए तुम साहब से नहीं मिल सकते हो, जबकि मंडियों में चीज नहीं होती है। मंडियों में हम स्पष्ट से बात करते हैं। सर जी सर, सर ये आपकी सोच है कि ऐसे बोलेंगे, लेकिन सर हकीकत में जो आप बोल रहे हैं सर, उससे हकीकत का मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्ता है। बाकी मैं चतुर्वेदी जी से पूछना चाहूंगा। नहीं सर, हकीकत का रिश्ता है उन बातों से। सर ये आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन नहीं, उदाहरण स्वरूप एक प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी अभी, मैं उस तेजस ट्रेन, शायद मैं अगर सही हूं तो उसका नाम तेजस था। सर वो ट्रेन के सर तेजस में क्या नहीं, आंकड़ों की बाजी करने से राष्ट्र का विकास नहीं होता। जमीनी धरातल पर आज भी किसान मजदूर भूखे सोने को मजबूर है सर। आंकड़ों की बाजीगरी नहीं। दिवाकर जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, किंतु आंकड़ों की बाजीगरी नहीं। सर आंकड़ों की बाजीगरी की बात नहीं है। चाहूंगा सर, हमने मनरेगा और नरेगा जैसे चीजें दिया देश की जनता को, गरीबों। सर एक मिनट, लॉकडाउन में जितने भी प्रवासी मजदूर इतिहास है, ये तो आपका स्वर्णिम इतिहास है सर, ये तो आपका स्वर्णिम इतिहास है। आपको गर्व करने का अधिकार है इस पे, लेकिन स्वर्णिम इतिहास के बल पे भविष्य निर्माण नहीं होता प्रभु। वर्तमान देखिए। नहीं सर, मैंने मनरेगा और नरेगा जैसे चीजें कांग्रेस ने दिया, ताकि जब प्रवासी मजदूर जब दिल्ली से घर पे आया ना सर, तो मनरेगा और नरेगा के तहत ही बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, थोड़ा सा रोजगार देने पे 10% के हिस्से में रोजगार देने में सफल रही। वो भी मनमोहन सिंह की बिहार में आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कभी ट्रिपल इंजन की भी सरकार नहीं थी। और उस समय भी क्या हुआ पूरा देश जानता है सर। इससे पहले चतुर्वेदी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बोलिए रतिकेश जी बोलिए। घर जिनके जले दंगे में अफसोस इस बात का है कि उनका ही नाम बलवाइयों में था। कहते हैं सर ना, कहते हैं कि किसान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज वही किसान पे राजनीति हो रही है प्रभु। बहुत बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मतलब किसान और जवान कब से राजनीति का विषय हो गया, बहुत हास्यास्पद है प्रभु। भारत की आजादी के बाद ये पहला दुर्भाग्य का दिन देखने को मिल रहा है कि एक किसान का बेटा जो जवान बनता है, वही अपने 70 साल के बूढ़े बाप पे लाठियां चला रहा है सर।
ये भारत का दुर्भाग्य है। और ये उद्योगपतियों के लिए सिर्फ अबानी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सारी काम बीजेपी सरकार कर रही है कि एक जवान बेटा अपने बूढ़े बाप पे लाठियां चला रहा है क्योंकि वो शपथ लिया है इस राष्ट्र के निर्माण में अपना हिस्सा देने के लिए और राज्य सरकार का काम करने के लिए। इसलिए हरियाणा में किसकी सरकार है सर? बीजेपी की सरकार है। माना कि पंजाब में हमारी सरकार है तो आंदोलन हो रही है, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, क्यों आंदोलन हो रही है? उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है सर? ये सोचने वाली बात है, बात की बिंदु है, दिवाकर जी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जी ठीक है चतुर्वेदी जी, इनका कहना है कि अगर ये बिल आएगा तो जो भी उद्योगपति हैं इस देश के, उनके हाथों में किसान की जो भी भविष्य है वो चली जाएगी। आप इस बात को कितना सही ठहराते हैं? देखिए, 3 ऑर्डिनेंसेस कह लें पास हुए, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन, द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म ऑर्डिनेंस 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज, ये काफी रिलेटेड नहीं, ऊपर के 2 ज्यादा रिलेटेड। तो वास्तव में गवर्नमेंट को इसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि कोई बिल आने के बाद, कोई एक्ट आने के बाद उसमें संशोधन नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हर एक एक्सपेरिमेंट होता है। जब कोई नया रिफॉर्म गवर्नमेंट लाने का प्रयास करती है, सरकारें लाने का प्रयास करती हैं, पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भी किया है, तो एक तरह से उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं, देखते हैं कितना सफल होता है इनिशियल स्टेजेस में। तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी जो बड़े कॉर्पोरेटर्स, जो बड़ी कंपनियां आएंगी या जो छोटी कंपनियां आएंगी, वो एमएसपी के नीचे जाके परचेज ना करें। एक बेटर मैकेनिज्म यह होना चाहिए, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जब कोई चीज आती है तो मुझको लगता है कि थोड़ी समस्या होने लगती है, क्योंकि इंडिया में ब्यूरोक्रेसी के पास अत्यधिक पावर है। तो कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में एसडीएम के पास पावर दी गई है कि वो कंसिलिएशन कमेटी का गठन करे, जो कि कमेटी इस मुद्दे को देखेगी। यहां पे मुझको लगता है कि थोड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हालांकि जुडिशरी के पास बहुत वर्क है, जुडिशरी के पास 4 करोड़ केसेस अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके बावजूद पहले जो किसान सिविल कोर्ट्स में जाता था, अगर उसको वहीं पे रहने दिया जाए, जुडिशरी के पास माल हैंडलिंग की सिचुएशन को चांसेस कम रहती हैं। तो हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में इसमें प्रॉब्लम हो। इन चीजों को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ेगा और बिल्कुल स्ट्रिक्ट विजिलेंटिज्म की जरूरत है। कॉन्टिन्यूअस इस पे आई गवर्नमेंट को बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक रिफॉर्म है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, दोनों को इस मामले पे संवेदनशीलता के साथ, निष्पक्षता के साथ, किसान और देश हित में नजर बना करके इस प्रकार के प्रगति पे और मुद्दों पे रखनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। प्रांजल जी, हम भी वही कहना चाहते हैं कि सिर्फ 2 काम आप कीजिए। एक तो एमएसपी को आप निर्धारित कर दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में देश में लाया गया। देखिए सर, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है कि ताकि किसानों को मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट। सर 1 मिनट, मिनिमम प्राइस मिल सके। दूसरी बात, जो स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है, अपनी बातों को जल्दी पूरी सर 1 सेकंड प्लीज। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में एक बात कही गई है, उसमें 6 बिंदु मुख्य रूप से है। उसमें एक बिंदु ये है कि किसान अगर ऋण बैंक से ले रहा है तो ऋण लेने के बाद अगर फसल की उगाही नहीं हो पा रही है तो कम से कम 2 वर्ष या उससे ज्यादा समय के लिए उसे टॉर्चर न किया जाए बैंक द्वारा। सर, भारत की दुर्भाग्य है कि उद्योगपतियों का जो कर्ज है उसे माफ किया जाता है, लेकिन किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। मैं इन्हीं का तो विरोध कर रहा हूं। मैं सिर्फ 2 ही बात कर रहा हूं। ये किसानों का भी कर्ज माफ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहला काम जो भाजपा की सरकार ने किया था, वो किसानों का कर्ज माफ किया था। आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी करने का वादा किया था, तो ये भी किया जाता है। केवल मैंने किया था सर, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने की थी, और उत्तर प्रदेश में 35 पैसा माफ हुआ है सर। उत्तर प्रदेश में 35 पैसा माफ हुआ है प्रतापगढ़ के किसानों का। तो ऐसे अगर माफी चलेगी तब तो फिर हंसने वाली बातें हैं ना सर। मजाक, किसानों के साथ सिर्फ क्यों मजाक किया जाता है इस देश में? इस देश में किसानों के साथ मजाक क्यों किया जाता है? आपसे फाइनल एक प्रश्न है सर। चतुर्वेदी जी, फाइनल बात आप अपनी रखिए। देखिए प्रशांत जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। जो हमारा ट्रेडिशनल पुराना अप्रोच है, वो फार्मर्स की डिमांड को फुलफिल करने का कैपेबिलिटी और एलिजिबिलिटी नहीं रखता है।
एक बड़े रिफॉर्म को करना पड़ेगा, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखना कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी काफी हद तक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमेटिक और प्रॉपर एप्रोप्रिएट नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एप्रोप्रिएट मार्केट, एप्रोप्रिएट प्राइस, और सबसे बड़ी बात है फार्मर्स में दिक्कत यह है कि फार्मर्स आर नॉट पावरफुल। मैं पावरफुल इसलिए कह रहा हूं कि फार्मर्स खुद से नेगोशिएट नहीं कर पाते, वो विम्स एंड विशेस एज पर द अकॉर्डेंस ऑफ परचेजर उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है। तो इन चीजों को अच्छा, दूसरी चीज एमएसपी की जो बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगभग 23 से 24 कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स लिस्टेड हैं, लेकिन मात्र 3 क्रॉप पे एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। मैन्योर्स की इतनी शॉर्टेज है जिसको देखना पड़ेगा, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको टैकल करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों को देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर को कॉमर्शलाइज करना पड़ेगा जिससे फार्मर्स पावरफुल हो। प्रांजल जी मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी सरकार सिर्फ यही चाहती है कि किसान को अगर, दिवाकर जी सर वन सेकंड सिर्फ एक लाइन में मैं खत्म करता हूं। बीजेपी सरकार, सर वन सेकंड, बीजेपी सरकार यही चाहती है कि जो स्वामीनाथन आयोग में जो 50% ज्यादा देने की बात की गई है उसको न दिया जाएगा तो किसान मजदूर बन के दिल्ली और महाराष्ट्र में जाके काम करेगा। खासकर मैं बिहार के किसानों के लिए बात करता हूं, बिहार के किसानों को मजदूर बना के छोड़ दिया गया है। सर, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है कि लागत और मूल्य दोनों में ठीक है। असल में प्रशांत जी, दिवाकर जी ठीक है, समस्या मैं बताऊं, दिवाकर जी कह रहे हैं, मैं भी यही कहना चाहता हूं, निश्चित ही आप भी यही कहना चाहते हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं। अगर आप पक्ष में होते और करना चाहते तो आपने कई बड़े परिवर्तन किए होते। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान राजस्थान में करते हैं। आपको भी बहुत मिला था, आपको भी मौके बहुत मिले थे दिवाकर जी, लेकिन पता नहीं आपके साथ समस्या थी। वर्तमान समय की डाटा शायद आपको मालूम नहीं है, जब से मध्य प्रदेश, राजस्थान वहां पे, सर जब से गहलोत सरकार वहां बनी है वहां की स्थितियां देखिए आप। एग्जाम्पल फॉर कोविड को देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था ठीक है दिवाकर जी किसी दिन गहलोत सरकार के भी आप खूबियों को गिनवाइएगा, जरूर उसके लिए हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समय की कमी है, चतुर्वेदी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं कोविड पे मैं कह दूं, दिवाकर जी ने उदाहरण दिया कोविड का। सबसे वर्स्ट अफेक्टेड इस स्टेट में, कंट्री में 2 स्टेट्स रहे, पहली दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र। दोनों जगहों पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। तो खुद से इस पे पुनर्विचार करना पड़ेगा कि अगर आप ये दावा करते हैं कि हमने कोविड की सिचुएशन को बखूबी निभाया, तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या कितनी सत्यता और कितनी निष्ठा है आपकी बातों। वर्स्ट गठबंधन में और पूर्ण सरकार में दोनों में अंतर होती है। सर, गठबंधन में और पूर्ण सरकार में अंतर होती है। राजस्थान में हमारी पूर्ण सरकार है, अपनी सरकार है, हम वहां 1 नंबर की पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र में हम 3-4 नंबर की पार्टी है। इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है सर। हमारी कितनी चलती है सरकार में, संख्या बल पे निर्धारित है, इसलिए कि लोकतंत्र है सर, और लोकतंत्र में संख्या बल है। नहीं तो बीजेपी गठबंधन जबरदस्ती किसी ने पकड़ के तो नहीं करवाया, गठबंधन तो आप ही ने किया ना। आप जिसके साथ जाए, चाहे आप जिसके साथ जाए, आपकी चलती नहीं चलती, इससे लोगों को क्या मतलब, इससे आम जनता को क्या मतलब। सर ठीक है, बेहतर कर रही है इसकी, ये तो जनता बताएगी आपको। ऋतिकेश जी, फाइनल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ऋतिकेश जी अपनी बात रखिए। हेलो ऋतिकेश जी, देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप हमको? ऋतिकेश जी आपको आवाज आ रही है? जी ऋतिकेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने प्रांजल जी की बातों को भी ध्यान से सुना और आदरणीय दिवाकर जी की बातों को भी ध्यान से सुना। दोनों के अंदर किसान के लिए चिंता देखा। मैं तो परेशान हो गया कि सचमुच कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसान का विरोध कर रहा है। काफी अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। लेकिन कई बार जब डिबेट अपने वस्तुतः मुद्दे से हटकर किसी दूसरे विषय पे चली आती है तो काफी कष्ट होता है। आप कृषि अध्यादेश पर बात करते करते आप कोविड पे पहुंच जा रहे हैं।
आप कृषि अध्यादेश पर बात करते करते एक किसी किसी को बस चले तो आपातकाल तक पहुंच जाए। मेरा सीधा मानना है सर कि कृषि आज 65% आबादी कृषि के लिए काम करती है, कृषि में संलग्न है, लेकिन आज वही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जिस युवा को देश का कर्णधार कहा जाता है, आज वही युवा बेरोजगारी की आग में अपनी डिग्रियों को जलाने के लिए विवश है। क्या युवा होना जिंदगी में एक जवानी का ठीक दौर है। मात्र है जिसे हम आंकड़ों में शामिल करके गर्व करें? मेरा ठीक है, यह ठीक है। मानना है प्रशांत, एक ठीक है, मिनट रवि मैं जी। और समय लूंगा जी, आपका, जी, जी, एक बोलिए, मिनट में बोलिए। समय लूंगा आपका। जी, जी। जी, जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। अंततः मेरा यही कहना है आप सभी से, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप सब, किसी भी अध्यादेश या कानून की समीक्षात्मक बैठक करके ही उसका निवारण करना चाहिए, वरना अध्यादेश आने के बाद जब आपके रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचता है तो आप समझ जाइए कि आपका शरीर कभी संतुलित नहीं रहेगा। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठकर इस जी। बात पर निर्णय करना चाहिए कि अध्यादेश वस्तुतः लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। ठीक है। जी, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। बाकी आशा करता हूं कि आपने जो बात रखी है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पे संज्ञान ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शो से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।